हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आप सभी अब सीखना चालू किए हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने इंटरेस्ट लेना चालू किया है। इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी भी लगेंगी। भूख होनी चाहिए दोस्तों। जब तक भूख नहीं होता तो खाने का स्वाद नहीं आता। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना बन रहा है, आपके पास यदि भूख नहीं है तो आप उसको खाना उसको अच्छा नहीं लगता। यदि भूख है तो खाना आपको अच्छा लगेगा, चाहे वो कैसा भी हो। तो भूख होनी चाहिए। इसी तरीके से नॉलेज का भूख रखिए, मेरे को ये सब चीज़ सीखना है करके। जब हम सीख रहे हैं तो हम एक एक चीज़ को अच्छे से सीखते थे, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे उसमें अप्रोच कर सकते हैं। तो कंसेप्ट इज़ ए पावर। कंसेप्ट को आपको रखना है। कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन के पीछे नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंसेप्ट पहले क्लियर कीजिए। आप बुक्स, आपको क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको कीजिए। नहीं तो क्लासेस आपको अच्छी लगेंगी, आप मेहनत भी करेंगे, लेकिन अगर इसको रिजल्ट में आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, दैट इज़ नो यूज। आदमी आज के डेट में जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसी को देखता है, सक्सेस को देखता है। आप ये नहीं देखते कि आप कितने घंटा पढ़े हैं, व्हाट इज़ द यूज। हाँ, आपने इतना घंटा पढ़ा, क्या करेंगे उसका, है ना। हम यहाँ सभी नॉलेज लेने के लिए है और फिर नॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो आपको कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी बता रहा हूँ, कंसेप्ट से भी बता रहा हूँ, तो हर टाइप से आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, बढ़िया से इसको नोट बनाना है और डेली क्वेश्चन कम से कम 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। मैं बोल रहा हूँ आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। अगर यदि आप केवल इतने ही 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों। जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिया है, आपके सीनियर्स, उनसे एक बार पूछिए। और जो सीनियर्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो इस चीज़ को फील किए होंगे कि मैं जब उनको बोलता था कि 50 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कीजिए, तो उन लोग भी आपके तरीके से सॉल्व नहीं करते थे। हो तो जाएगा करके, हो जाएगा नहीं। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने एक क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, अगर आप बिना प्रैक्टिस किए जाते हैं तो। मैं देख रहा हूँ डाउट नहीं आ रहा है। जिस दिन आपने पढ़ना चालू किया, डाउट आना चालू हो जाएगा। अगर आपके पास डाउट नहीं आ रहा है, मेरे पास क्वेश्चन सर ये नहीं बन रहा है, मैं समझ जा रहा हूँ कि अभी मेरे सब समझ में आता है ना। मैं गुरु जी हूँ, है ना, मैं गुरु जी हूँ। मैं तुम कक्षा में जब पढ़ा था, मैं पढ़ के निकल के पास होकर नौकरी पा गया। तो बी केयरफुल, है ना। मेरे को सब पता रहता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। डाउट नहीं आ रहा है मतलब डेफिनेटली यू आर नॉट सॉल्विंग द मैनी क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चन की दूर की बात है, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया, डाउट आएगा ही। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें बिना डाउट के हो ही नहीं सकता, है ना। मेरा एक्सपीरियंस है, इतना 8 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस सही तरीके से सही समय में कर ले तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है। चलिए, और हम क्या करते हैं, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे मैं 6 बजे सेशन रखा हूँ, तो 6 बजे नहीं पहुँच के कोई 6:15 में पहुँच रहा है, कोई 6:10 बजे पहुँच रहा है, कोई लास्ट में पहुँच रहा है। तो मेरे लिए पढ़ने मत आओ ना यार, अपने लिए आओ। आपको टाइम दिया हूँ 6 बजे, तो जो अच्छा पढ़ने वाला है, मैं देख रहा हूँ कि 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेता है। जैसे आप क्लास में 5 मिनट पहले आके बैठते हैं ना, टीचर के आने के बाद आते हैं, वैसे ही आप अटेंटिव रहिए। मेरे को एक एक को बोलना पड़ रहा है, क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो। भाई आपको है, आपका कैरियर है, आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरे से भी ज़्यादा। और मैं, बहुत लोग मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान है, सर पावर सिस्टम क्लास नहीं ले रहे हैं। तो भाई लेंगे यार, अभी है ना, अभी एग्जाम चल रहा है आपके सीनियर्स का, लॉकडाउन है, बुक्स कॉलेज में रखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ हमको भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं पावर सिस्टम का वीडियो आपको दूंगा, बिल्कुल दूंगा, पूरे सब्जेक्ट्स का दूंगा। बस आप जितना मैं अभी दे रहा हूँ उतने से अभी काम चलाइए, अभी उतने को पढ़िए और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए ना। आप एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट ही नहीं किए, दूसरे सब्जेक्ट में पहुँच जाएंगे, तो ये कैसे बनेगा। चलिए, मैं आज आपको कुछ कंसेप्ट्स देने वाला हूँ, एक बार दे चुका हूँ, फिर से उसको रिवीजन करा रहा हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बिना अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो नेटवर्क थ्योरम के बिना आया हो। बहुत ही ज़्यादा बार पूछता है ना। नेटवर्क थ्योरम हमारे, देखिए कौन कौन से टाइप के होते हैं, पहले ये समझ लीजिए। हमारा थेवेनिन्स थ्योरम, मैं बड़ा लिख रहा हूँ,
बहुत लोग बोल रहे थे कि सर बड़ा लिखिए करके, तो ये थ्योरम इतना क्लियर होना चाहिए, इतना भी क्लियर नहीं तो आप चश्मा लगा लो, है ना, आपका खराब है। नॉर्टन्स थ्योरम, उसके बाद है सुपर पोजिशन थ्योरम, एक होता है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और होता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, उसके बाद होता है हमारा मिलीमेंस थ्योरम, उसके बाद हमारा होता है टेलेंजेंस थ्योरम। तो इतने सारे थ्योरम होते हैं जिसको आपको मेनली, मैं देखिए बहुत हमारे पास 10 है थ्योरम, लेकिन मैंने अभी कंपटीशन एग्जाम जितना भी दिया है तो इतने से ज़्यादा बाहर नहीं पूछ रहा है। इसके पहले मैं आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा, वो उसमें आ चुका है ना। सोर्स, इसमें एक और है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा भी एक प्रकार का आपको थ्योरम ही है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक थ्योरम और है, मैं उसको लिखा रहा हूँ, पहले इतना नोट कीजिए आप लोग। जल्दी नोट करो, इतना स्क्रीनशॉट खींच लिया करो। स्क्रीनशॉट के लिए बहुत लोग बोल रहे थे सर 5 सेकंड का समय दीजिए, तो मैं समय दे रहा हूँ, या तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट खींच लो। एक और थ्योरम है मैं अभी बता दूंगा आपको इसके बाद पढ़ते पढ़ते। तो ये मेनली थ्योरम्स जो हैं आते हैं आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमेंस थ्योरम, टेलीजेंस थ्योरम, ठीक है। और एक थ्योरम में 10 टोटल थ्योरम होते हैं, मैं एक को आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 9 थ्योरम होते हैं, तो मैंने जिसमें आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें बता चुका हूँ और मैंने आपको स्टार डेल्टा बता चुका है। बस अब मैं अपन स्टार्ट करेंगे आज अभी सुपर पोजिशन थ्योरम, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पूरे चीज़ों को पढ़ेंगे। टोटल 10 थ्योरम होते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूंगा उसको, ठीक है, जिससे हमको बनाना रहता है, ठीक है। तो ये अपना क्लियर होता है, लेकिन मैं अभी तक 10वां जो थ्योरम है उसका यूज़ नहीं देखा हूँ। ज़्यादातर रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टेलीजेंस थ्योरम और पूछता है जो लास्ट मिलीमेंस थ्योरम, ये 3 एक्स्ट्रा चीज़ें पूछता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में केवल आपको पढ़ना है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इतना ही है डिप्लोमा के सिलेबस में। और इंजीनियरिंग वाले अगर देख रहे हैं तो इंजीनियरिंग वालों को पूरा पढ़ना पड़ता है, गेट के सिलेबस में सब चीज़ें हैं। चलिए, तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले एलिमेंट्स, चलिए एलिमेंट्स ध्यान से सुनते रहिए दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिए। आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो तुरंत नोट करने की कोशिश मत कीजिए, पहले समझिए चीज़ों को, उसके बाद नोट कीजिए। पहले जैसे अभी आपका प्रीमियर चल रहा है, आप लाइव हैं, तो ट्राई कीजिए इसको, आपको केवल देखना है, नोट आप फिर से देख के बना लीजिए। ट्राई कीजिए, जब फर्स्ट सेशन जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें थ्योरी बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। फिर लिखने के लिए आपके पास अवेलेबल है ना, ये तो चीज़ है ना, ये तो ब्यूटी है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी का, आप कितने बार भी देख सकते हैं। क्लास में क्या होता है, मैं एक बार पढ़ाया फिर चला गया तो फिर रिविजन नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर तो आपके पास 24 घंटे अवेलेबल है, तो आप थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद फिर से पढ़ लीजिए उसको, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट को समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, न कि लिखने में। जब मैं बोलता हूँ लिख लीजिए करके, तब आपको लिखना है, बाकी टाइम में आपको ध्यान से सुनना है। एलिमेंट्स देखिए, जो है पदार्थ, अगर मैं बोलूँ इसको पदार्थ, इनको हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस तरीके से क्लासीफाई किए हैं। देखिए, सबसे पहले इसको लीनियर, मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि ये टर्म्स बार बार यूज होंगे। लीनियर
नॉन लीनियर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। तो लीनियर उनको बोलते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। एक शब्द में बोलो तो द एलिमेंट विच ओबे ओम्स लॉ दैट इज कॉल्ड लीनियर एलिमेंट। जो ओम के नियम का पालन करता है उसे लीनियर एलिमेंट कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे नॉन लीनियर कहेंगे। काम खत्म एक लाइन में। विच नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर एलिमेंट किसे बोलेंगे? देखिए, अगर लीनियर और नॉन लीनियर के अगर मैं इसको ग्राफ से बताऊं आपको, तो इसका वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ये हमको ये स्ट्रेट लाइन बनता है। ये चाहे इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहे, है ना। देखिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए इस तरीके से, उसे हम बोलेंगे लीनियर। चाहे स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन यदि बन रहा है दैट इज कॉल्ड लीनियर। अब इसी में आपका अगर इस तरीके का कर्व बन रहा है, अगर वोल्टेज और करंट के बीच का कुछ भी, लीनियर मतलब जिसमें हम पावर एक हो। अगर फंक्शन की बात करूं, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है दैट इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा लीनियर है। और यहीं पर यदि एक्स स्क्वायर दे दिया, 1/x दे दिया, एक्स पावर एनीथिंग दे दिया, तो ये सब नॉन लीनियर में आ जाएंगे। ये सब किस में आएंगे? नॉन लीनियर में आएंगे। ये मैथमेटिक्स है दोस्तों, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसका सीरीज में लाने वाला हूँ कुछ दिन में मैथमेटिक्स का भी, ताकि आपको अगर यहाँ जो दिक्कतें हो रही हैं मैथमेटिक्स की, उसके लिए आप अलग से उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है, कुछ है ना लीनियर नॉन लीनियर छोटे छोटे चीज़ें हैं जिनको आपको समझना रहता है। कई बार आपको टर्मिनोलॉजी इस तरीके से होगा, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज लीनियर बायलैटरल ट्राइम इनवेरिएंट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर क्या है, बायलैटरल क्या है, लेटरल क्या है, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफ देख के भी आप बता सकते हैं। जिसका स्ट्रेट लाइन बने, जिसका अगर 11th में हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस टाइप से जो कर्व बनता है ये सब लीनियर में आते हैं। या y इक्वल टू mx बोलूँ तो y इक्वल टू mx क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन हैं पावर एक वाले हैं, देखिए आपको एक राह चलती भाषा में बोलूँ कि पावर एक है तो वो हमारा लीनियर है। ठीक, क्लियर है। तो लीनियर में क्या आ जाएगा? आर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस। मैं आपको ये भी बताया हूँ कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में नॉन लीनियर है। बी केयरफुल, सभी के सभी नॉन लीनियर होते हैं। हम उसको लीनियराइज करके काम में लाते हैं या यूज में लाते हैं उसको। जैसे कि देखिए, अगर मैं ये बोलूँ कि इसको अगर इस तरीके से इसका छोटा सेगमेंट खींचूं तो ये छोटा सेगमेंट जो है मेरा, ये क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। ये लीनियर है। लेकिन ये पूरा सेगमेंट को देख रहा हूँ तो नॉन लीनियर हो जाएगा। जैसे कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, आप 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करेंगे, चार्जर से कनेक्ट करेंगे, चार्ज होगा। अगर उसी को आप सीधा, है ना, डायरेक्ट लगा देंगे तो चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। आप 220 वोल्ट में चार्जर में अप्लाई कर रहे हैं तो यूज हो रहा है। 440 वोल्ट में डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो फूट जाएगी, है ना। अगर पंखा चल रहा है 220 तक ठीक है, 440 में कनेक्ट कर दोगे जल जाएगा। डेफिनेटली हम क्या करते हैं, उसको रेटिंग देते हैं, मतलब इतना वोल्टेज इतना करंट तक वो काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करता। इसलिए उसमें अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं तो आपको वहाँ लिखा रहता है 240 ± 10%। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी घरेलू, एक चीज़ याद रखें, घरेलू विद्युत परिपथ में, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में वेरिएशन ± 10% है। इसको लिख लीजिए नोट करके, कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज वेरिएशन इज ± 10%, मतलब 10% तक की वेरिएशन अलाउ है। इन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी का 50 ± 1%। अगर 1% से ज़्यादा वेरिएशन हुआ तो पावर ग्रिड हमारा ख़त्म हो जाता है। एक बार हुआ था ब्लैकआउट बोलते थे उसको, पावर ग्रिड हमारा खत्म हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाता है। पावर सिस्टम में आपको क्लियर कराऊंगा सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सब चीज़ क्या है। लेकिन आपको पहले ये जानिए कि अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आपको स्टैंडर्ड बोला तो 50 ± 1%, और आपको इसको 230 लिखिए, इसको
क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम सब अलग अलग चलते हैं। आपको नेशनल लेवल में अगर यदि पूछे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई का वोल्टेज कितना होता है तो 230 वोल्ट आपका आंसर लगाएंगे और प्लस माइनस 10%। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 50 फ्रीक्वेंसी है, ये कोई नहीं चेंज कर सकता। पूरे इंडिया में हर घर में, हम चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई भी हो, अंबानी हो, चाहे कोई हो, हम इलेक्ट्रिकल वाले किसी से भेदभाव नहीं करते। सबके घर में सप्लाई 230 वोल्ट 10% ही भेजते हैं और फ्रीक्वेंसी प्लस 50 हर्ट्ज ही भेजते हैं। चाहे गरीब अमीर हम कोई नहीं देखते इलेक्ट्रिकल वाले। तो ये प्राउड फील किया करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है हम लोग, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, है ना। चाहे वो अंबानी छुए तब वो करंट उतने मारी, है ना, चाहे टच हो तब होते करंट मारी, है ना। तो ये क्लियर रखो, है ना, करंट हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, कोनो जाके छू दे, है ना, करंट तो मार बच करिए। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, तो ये मैं बताया आपको लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, तो ये अपना क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब हम के बात करेंगे दूसरा एक्टिव और पैसिव के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क। एक्टिव और पैसिव क्या चीज है? जो एलिमेंट एनर्जी सप्लाई करेगा, जो एलिमेंट सर्किट को एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट। जैसे सन हमको लाइट रेस प्रोवाइड कर रहा है, तो सन एक प्रकार का लाइट का क्या है, एक्टिव सोर्स है, क्योंकि वो हमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो हमको दे रहा है। ठीक है, जनरेटर है, जनरेटर क्या है, हमारा एक्टिव सोर्स है। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या है, एक्टिव सोर्स है। तो एक्टिव सोर्स क्या होगा, जो सप्लाई करेगा उसको एक्टिव बोलेंगे। जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इन एम्पलीफायर रीजन, पैसिव नेटवर्क RLC। जितने भी रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है सब बाय डिफॉल्ट पैसिव है। ठीक है, तो अगर इसको देखिए, इस क्वाड्रेंट में आपको ऑपरेशन पूछता है, इस तरीके से इसको आप बनाइए पहले, है ना। देखिए कम से कम समझिए इसको, एक्टिव कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है, इसको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको थ्योरम्स क्लियर कराऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक्टिव किसे बोलेंगे, जैसे देखो ये V माइनस V, I माइनस I। तो जो देखिए इसमें क्या होगा, दोनों प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है ना, एक मिनट, ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। तो जो चीज़ें लाई करेंगी, जो इस तरीके का लाई करें, ये इसको बोलेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट और इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपकी सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगी, उसे एक्टिव बोला जाएगा। ठीक है, एक लाइन में समझ में आया। अब जो चीज़ें इस तरीके से फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, उसे बोलेंगे हम लोग पैसिव। तो लिख लीजिए, आपको इसको बना लीजिए जल्दी से, बनाएंगे नहीं तो देख भी सकते हैं आपको। ये एक्टिव है और ये पैसिव है। चीज़ों को सीखिए दोस्तों, है ना। हम बहुत चीज़ें अभी हमको जानना होता है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं रहती है सब चीज़ें, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो ये हमारा एक्टिव और पैसिव है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिव कैसे बोलते हैं, जो एनर्जी सप्लाई करेगा, दैट इज एक्टिव नेटवर्क। जो एनर्जी रिसीव करेगा, दैट इज कॉल्ड फट पैसिव। तो ये हमारा क्लियर होता है, एक्टिव और पैसिव। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बायलैटरल और यूनिलैटरल में। बायलैटरल, लैटरल एंड यूनिलैटरल। देखिए बायलैटरल और यूनिलैटरल क्या चीजें हैं। बाय मतलब होता है दो और यूनि मतलब होता है एक।
तो जैसे मैं रजिस्टर है, देखिए ध्यान से, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इसमें मैं चाहे करंट इधर से दूं चाहे इधर से दूं, वोल्टेज को प्लस माइनस दूं माइनस प्लस दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस वोल्टेज करंट से इससे कोई लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड बायलेटरल, जिसमें करंट की दिशा वोल्टेज की पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके प्रॉपर्टीज में। दैट इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनसे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के डायरेक्शन और पोलैरिटी से फर्क नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल एलिमेंट्स। यूनिलैटरल किसे बोलते हैं? जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ ट्रांजिस्टर की बात करूँ, चाहे बात करूँ हमारा ये क्या है डायोड की, तो अब मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्लियर करूँगा ये क्या होता है कैसे होता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, आपने पढ़ा होगा, है ना, तो ये चीज़ें आपको देखो, अगर ये इसको अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव्स करूँ तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। अग्र अभिनति अगर आपने पढ़ा होगा 12th में, तो ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ, है ना, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है आपका ऑन होगा, और अगर इसको मैं इस तरीके से दे दूं, अगर इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव दे दूं, तो ये ऑफ स्टेट में हो जाएगा, ये ऑन स्टेट और ये ऑफ स्टेट। वैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर है, जितने से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं, अभी मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम कितने सारे पढ़ते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना, मेटल ऑक्साइड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पूरे सीरीज उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सीरीज में आएगा। तो आपको पहले एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम चीज़ें हैं, ट्रैक और डायक को छोड़ के, वो सब चीज़ें आपका किस में आएगा, यूनिलैटरल में आएगा। एक एग्जाम में मैं गया था पावर ग्रिड के, केवल उसमें इतना पूछा था कि इनमें से कौन सा यूनिलैटरल है, कौन सा बायलैटरल है, ठीक है। तो स्विच दे के पूछ देता है आपको कई बार, ठीक है। तो मैं बात करूँ तो ये चीज़ें जो है, इसमें हमको पोलैरिटी से मतलब है। मतलब अगर मैं इसको पॉजिटिव दिया तभी चालू होगा, नेगेटिव दूंगा तो नहीं चालू होगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब नहीं है, आप चाहे पॉजिटिव दीजिए निगेटिव दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे डिवाइसेस जो पोलैरिटी और करंट डायरेक्शन पर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं, उसे हम यूनिलैटरल बोलते हैं। और जो करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी और डायरेक्शन से उनको कोई मतलब नहीं रहता, नॉट डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बायलैटरल। तो इतना क्लियर रखिए इसको। चलिए, अगर मैं बायलैटरल बोलूँ आपको, इस तरीके से आपको बोलना है, अगर मैं इसको प्रॉपर्टी दूँ आपको इस तरीके से, तो आपको बताना है ये बायलैटरल है कि यूनिलैटरल। चलिए जल्दी से, है ना, ये आपको बना के बताना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये वोल्टेज है, करंट है, वोल्टेज है, करंट है। ये आपको बताना है कि बायलैटरल है, कमेंट बॉक्स में बताइए बायलैटरल है कि यूनिलैटरल है ना। आपको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख गए हैं, तो अभी बहुत सारा चीज़ नहीं सीखे, जो नहीं सीखे वो ज़्यादा बहुत बड़ा है ना। चलो बना के बताओ, क्वेश्चन पूछ देता है आपको, वन ऑफ द कॉम्पिटिशन एग्जाम, कि इसमें से कौन सा बायलैटरल है, कौन सा यूनिलैटरल है, कौन सा एलिमेंट है, बताइए। जस्ट ग्राफ देके पूछा है, तो बताइए इसमें क्या करना है। चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में अंदर बायलैटरल है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, तुक्का मार तो ज़्यादा चाहता है, हेड या टेल ही तो आएगा, सिक्कल उछाल था, या तो बायलैटरल आएगा या यूनिलैटरल आएगा, ऑप्शन में देते जाओ, है ना, कमेंट बॉक्स में। दैट इज यूनिलैटरल, याद रखना, ये यूनिलैटरल है। जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में अप्लाई करेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में जिसका भी प्रॉपर्टी लाई करेगा, दैट इज यूनिलैटरल। क्योंकि देखो यहाँ अगर मैं वोल्टेज को चेंज कर रहा हूँ तो करंट को भी चेंज करना पड़ रहा है, वोल्टेज और करंट दोनों को एक साथ चेंज करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें आपका किस में आती हैं, यूनिलैटरल में आती हैं। अब बायलैटरल में क्या होगा, देखिए, जिसमें हमको करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, अगर इस टाइप का कोई ग्राफ खींचाऊँ, V माइनस I, तो ये देखिए, ये और ये, तो जो भी अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए, इसमें देखिए, मतलब फर्स्ट और थर्ड को छोड़ के जिसका भी इसमें आ गया,
इसमें आ गया, इस वाले में, इट इज कॉल्ड बायलेटरल। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप, बायलेटरल और यूनिलेटरल को। एग्जांपल बायलेटरल का RLC और यूनिलेटरल का आपका डायोड ट्रांजिस्टर, ऐसा करके लिख लेंगे। चलिए अब हमारा है, नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। अब आप बाकी लोग सोच रहे होंगे सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको देखना अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से लिख देता है कि ये टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट है, तो इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये पूछता है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, सीधा सीधा बात है, जो समय के साथ बदल जाएगा, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, जो मौसम के साथ बदल गया, समय के साथ बदल गया, दैट इज टाइम वेरिएंट, है ना। तो आपको टाइम इनवेरिएंट नेचर के कुछ लोग चाहिए जो समय के साथ ना बदलें, है ना, तो बी केयरफुल, है ना। तो ये चीज़ें मैं आप समझ गए होंगे, समझदार हैं। तो टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी वाले नेचर के लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे, तो समय के साथ नहीं बदलेंगे, मौसम की तरह नहीं बदलेंगे। चलिए, तो देखिए टाइम वेरिएंट किसको बोलेंगे, जो जिसका प्रॉपर्टीज बिहेवियर समय के साथ नहीं बदलता, दैट इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट। और जिनका समय के हिसाब से प्रॉपर्टीज चेंज होते रहता है, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट। ठीक है, टाइम इनवेरिएंट में आप RLC लगा सकते हो, टाइम के साथ ये नहीं बदलेंगे, है ना। और टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती है, टाइम के साथ फंक्शंस बदलते हैं ना, तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, है ना, कि कौन सा टाइम वेरिएंट है, कौन सा टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट्स की इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसमें आपको अप्लाई करके बताना है कौन सा वेरिएंट है, कौन सा इनवेरिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमको ये क्वेश्चन बनाना है। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है इस तरीके से, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपके पास फिगर्स हैं 1 2 3, 1 2 3 4, ये मान लेते हैं 4, ये 5 और ये 6 फिगर है। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, अभी मैं आपको बताया, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, इन सब में आपको लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके पास मैं आपको 1 2 3 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, 3 मिनट देता हूँ, चलो 2 मिनट आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप अपने देखिए, ऐसे देखिए कमेंट बॉक्स में, जैसे ये पहला है, तो पहला क्या होगा, देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से फिर दूसरे को बना के बताना है। जैसे देखिए, ये फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है, तो जैसा इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, वैसे ही आपकी प्रॉपर्टी यदि सेकेंड या थर्ड जो भी कोऑर्डिनेट्स में है, अगर उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, डायग्राम चेंज नहीं होता, तो उसे बोलते हैं हम लोग यूनिलेटरल, बायलेटरल, है ना। दोनों तरीके से काम कर रहा है, इधर भी वही काम कर रहा है, इधर भी वही काम कर रहा है। तो ऐसे नेटवर्क जिसमें हमारे प्रॉपर्टीज फर्स्ट कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेम है, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड हो, उसे बोलते हैं हम लोग बायलेटरल। तो ये हमारा बायलेटरल होगा। एक्टिव है कि पैसिव बताइए, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और थर्ड में जो लाई करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पैसिव नेटवर्क। लीनियर है कि नॉन लीनियर है, आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ये आपका लीनियर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछता है कि फिगर दे देता है, आपको बताना रहता है कि बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है। तो ये क्या है, फर्स्ट इक्वल टू थर्ड है तो बायलेटरल है। पैसिव है कि एक्टिव है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई लाई कर रही है फर्स्ट और थर्ड कोऑर्डिनेट बस में, तो ये हमेशा आपका पैसिव नेटवर्क होगा। मतलब देखिए V और प्लस, V और I यदि आपके पॉजिटिव हैं, तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो अगर आपका प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस है, तो आपका पैसिव नेटवर्क होगा। लीनियर है कि नहीं, आप तो देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर है, बाकी नहीं है तो नॉन लीनियर है। जैसे आपके दूसरे में इसके बारे में बात करें, ये जो इसके बारे में बात करेंगे, तो देखिए फर्स्ट जैसा इसमें यहाँ है वैसे यहाँ है क्या, इसमें देखिए प्लस प्लस है, इसमें माइनस प्लस है, तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो पहली चीज आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो दिख रहा है ये कि नॉन लीनियर है। एक्टिव है कि पैसिव बताइए,
तो जिसका भी अगर ये सेकेंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला गया, दैट इज बाय डिफॉल्ट एक्टिव, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव बोलेंगे। जो एनर्जी दे सकता है वही तो एक्टिव है ना, जो एनर्जी दे सकता है वही एक्टिव है। जैसे आपके फोन की बैटरी की बात करूं, तो फोन की बैटरी जब आप चार्ज करते हैं तो चार्जिंग के टाइम वो आपको इस तरीके से बिहेव करता है, V और I पॉजिटिव। जैसे ही आपने बैटरी को अनचार्ज किया, आपको मोबाइल चल रहा है तो हमारा करंट देना चालू कर देता है ना, इस तरीके से। तो एक मैं तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो ये आपका क्या होगा? एक्टिव होगा। नेक्स्ट बायलेटरल है कि यूनिलेटरल है, आपको सिमेट्रिक देखना है। अगर आपकी प्रॉपर्टी यहां पर देखिए प्लस प्लस थी और ये आपका माइनस प्लस है, तो प्रॉपर्टी यहां पर क्या हो गई? चेंज हो गई, इसलिए क्या होगा? यूनिलेटरल होगा। ठीक है दोस्तों, है समझ में? अब देखिए यहां पर इस थर्ड फिगर की बात करें तो देखिए नॉन लीनियर है कि लीनियर है। तो जब भी इस टाइप का आपका आएगा जिसमें आपको इस तरीके से जो भी उल्टा पुल्टा चीज़ दिखा, आपको लाइन के अलावा कुछ भी ये टर्म्स दिखें, तो आपको आग बंद करके इसको नॉन लीनियर मान लेना है। तो ये नॉन लीनियर होगा। ठीक है, अगर एक्टिव है कि पैसिव बताइए? तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? आपका नॉन लीनियर होगा और ये पैसिव होगा। देखिए ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसमें इसी क्वेश्चन को बार बार पूछते हैं, मैं उसको पूरा छाट कर ले आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछता है। अब ये बात करते हैं, इसमें दो केस आता है। यदि A और B हमारे इक्वल है, अगर A और B है, जैसे आपको मान लेते हैं यहाँ 10 दिया है, यहाँ पर भी 10 दिया, तो इधर और इधर नीचे ऊपर 10 है, तो ये हमारा बाइलेटरल होगा। अगर यहां पर 10 है और यहां पर 5 लिख दिया, मतलब A इज नॉट इक्वल टू B, तो ये आपका यूनिलेटरल का केस हुआ। इसको याद रखेंगे आप लोग। अगर जैसी प्रॉपर्टी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है वैसी सेम प्रॉपर्टी आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो बाइलेटरल होगा। बाई मतलब मैं आपको बताया था, जो जिसका पोलैरिटी चेंज करने से उसके प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको RLC बताया था, तो यहां पर चेंज हो गया। देखिए अगर A इज नॉट इक्वल टू B, तो ये यहां अलग परफॉर्म कर रहा है, यहां अलग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये A इक्वल टू B है, तो ये हमारा बाइलेटरल होगा। चलिए इसमें बात करते हैं। ये तो नॉन लीनियर दिख रहा है आपको। अगर इसके अलावा कुछ भी आपको इधर उधर दिखा, तो दैट इज नॉन लीनियर। लीनियर मतलब यही छूता है, देखिए इसको ही हम लोग लीनियर बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव है पैसिव है? ये एक्टिव नेटवर्क है, क्योंकि ये अपना हमको सप्लाई कर रहा है। तो जिसका भी इस कोऑर्डिनेट में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में दिखा, तो आपको समझ जाना है क्या एक्टिव। यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा यूनिलेटरल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, यूनिलेटरल। चलिए इन दोनों को ट्राई कीजिए। अब इतना सब क्वेश्चन मैं आपको बताया, इसके लिए मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ। आपको इसको देख के बना के बताना है एक्टिव है कि पैसिव है, यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है, आपको बताना है। चलिए जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और बाकी लोग इसको स्क्रीनशॉट खींच लो यार जल्दी से। मैं आपको समय बोल रहे थे सर 5 सेकंड कम से कम दीजिए करके, तो मैं आपको ज़्यादा समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से। बाकी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो, मैं आपको देख रहा हूँ है ना कि कौन आंसर दे रहा है कौन आंसर नहीं दे रहा है। ट्राई कीजिए, गलत करने में कोई दिक्कत नहीं ना, गलत करेंगे कोई मेरे को तकलीफ नहीं है। आप ट्राई तो करेंगे, सीखेंगे तो कम से कम गलत करना तो सीखेंगे, वो भी जरूरी है। आदमी हर बार सही थोड़ी ना होता है, गलत करना भी जरूरी है। चलिए जिनसे बन गए वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये डेफिनेटली देखो उल्टा सीधा दिखा, मैं बोल दिया था जैसे भी आपको उल्टा सीधा दिखा नॉन लीनियर है। एक्टिव है पैसिव, जैसे देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट पहुंच गया तो एक्टिव होगा हमारा। और यूनिलेटरल बाइलेटरल, इधर और इधर की प्रॉपर्टी सेम दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो यूनिलेटरल होगा। तो ये हमारा इसका इस डायग्राम का 5वां का आंसर है, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड यूनिलेटरल। अब इसकी बात करें, ये प्लस आई है,
माइनस आई, इसके बारे में अगर आप विचार करेंगे तो आपको देखेंगे कि देखिए ये फर्स्ट और थर्ड में लाई कर रहा है और देखने से ही कर्व समझ में आ जा रहा है कि नॉन लीनियर है। मैं आपको बताया था कर्व जहाँ पर दिखा वो नॉन लीनियर होगा, तो ये नॉन लीनियर है, क्लियर है। एक्टिव है पैसिव, पैसिव दिख रहा है आपको कि फर्स्ट और थर्ड में। अब आप जान रहे हैं कि बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है। देखिए अगर ये डिस्टेंस आपका ये और ये सेम है तो ये आपका ये बाइलेटरल होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, सिमिलर है। जैसा आपको ऊपर दिख रहा है वैसे ही आपको नीचे दिख रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, बाइलेटरल होगा। तो ये आपका कंप्लीट सेटअप है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके पास समय है और एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो हमको इस तरीके से उसका आंसर देना। चलिए जल्दी से बना लीजिए। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी कि लीनियर क्या है, नॉन लीनियर क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सुपर पोजिशन थ्योरम हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए सुपर पोजिशन स्टार्ट करते हैं, तो मैं उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं उसको लिखवा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, इसके स्टेटमेंट को आपको लिखना है, इस तरीके से है स्टेटमेंट को पहले लिखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम, द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ अ लीनियर बाइलेटरल RLC नेटवर्क कंटेनिंग 2 or more than 2 independent voltage current sources is the sum of response produced by the source acting alone when all the other sources are short circuited, all current sources are open circuited, all dependent voltage current sources are remain same. This theorem is not applicable to non-linear network, non-linear parameters such as power. तो मैंने अभी आपको क्लियर करवाया था। देखिए इसमें यहाँ पर बोला है एनी एलिमेंट ऑफ अ लीनियर बाइलेटरल, मतलब ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लीनियर के लिए एप्लीकेबल है, बाइलेटरल के लिए एप्लीकेबल है ना। एक्टिव के पैसिव, एक्टिव लिखा है, एक्टिव बाइलेटरल, एक्टिव लिख लीजिए, एक्टिव बाइलेटरल RLC नेटवर्क कंटेनिंग 2 or more than 2। देखिए किसके लिए है, 2 or more than 2। केवल सिंगल सोर्स रहेगा तो आप वहां पर सुपर पोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट है, आपको इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वेरी गुड, जल्दी से खींच लीजिए। इसमें बोला है कि ऑल अदर वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड। हम एक टाइम में एक सोर्स को लेंगे, फिर दूसरे सोर्स को लेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर टोटल इफेक्ट निकालेंगे। मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कि इसके स्टेप्स कैसे हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले स्टेटमेंट को लिखिए। आपके सेमेस्टर एग्जाम में SSC JEE के मेंस में ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ। तो स्टेटमेंट में आपको इतना सब लिखना है, ठीक है। तो मैंने एज इट इज़ पूरा लिखवा दिया है, इस वर्ड टू वर्ड आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए अब इसके बाद आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये नॉन लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बार बार बोल रहा हूँ मैं, नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है और नॉन लीनियर पैरामीटर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए वैलिड है वोल्टेज, करंट और चार्ज, क्योंकि वोल्टेज लीनियर है, करंट लीनियर प्रॉपर्टीज है और चार्ज आपका करंट है, तो चार्ज निकाल सकते हैं आप। तो ये चीज़ के लिए वैलिड है। हम इससे डायरेक्ट पावर नहीं निकाल सकते, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इससे हम डायरेक्ट पावर नहीं निकाल सकते, केवल वोल्टेज, करंट और चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसके बारे में समझना है कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं, इसके मतलब समझते हैं हम लोग जल्दी से कि इसका मतलब क्या है। आप इसको नोट कर लेंगे कि किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो किसके लिए एक एप्लीकेबल है, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, नॉन लीनियर
पैसिव नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कहाँ एप्लीकेबल है, दो या दो से अधिक सोर्स है तभी हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। यदि केवल एक थ्योरम है, एक सोर्स दिया हुआ है, वहां पर इसको नहीं लगा सकते। पहले इतना क्लियर चीज हुई कि इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तीन चीजें निकाल सकते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम तीन है, तीन चीजें याद रखना। क्या चीजें नहीं निकाल सकते, पावर नहीं निकाल सकते। पावर क्योंकि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन है, किसी भी दो फंक्शंस का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज नॉन लीनियर, बी केयरफुल, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि x फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो है लीनियर है, अब इसको साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉन लीनियर हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा आपको। अब जैसे इसको देखिए, इसको स्टेटमेंट को हमको समझना है, तो इसके लिए मैं इस तरीके से इसको देखिए, थोड़ा सा बड़ा है डेरिवेशन इसका, पहले इसको समझा रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा, है ना, मैग्नीफाई करके आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा इस तरीके से। पहले डायग्राम अगर आपको नहीं बना है तो बना लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से तो ये आपका बेसिक नेटवर्क है। हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स हैं, उसमें से एक सुपरपोजिशन थ्योरम है। सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत ही पावरफुल चीज़ है। थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे काम आते हैं। चलिए देखते हैं, मैं अभी आपको एप्लीकेशंस दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं वोल्टेज सोर्स V1 है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स V2 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। तो क्या करना है इसमें, ये हमको नेटवर्क दिया है। अगर हमको यहाँ से पूछा है कि I1, ये I1 और ये मान लेते हैं ये जो जा रहा है ये I2 और इधर जा रहा है ये I3 है। हमको बोला है अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, फाइंड I1, I2 एंड I3। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको कैसे बनाना है, तो इसके लिए स्टेप्स बाय स्टेप चलेंगे। हमको स्टेप 1 अप्लाई करना है, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। टेकिंग वन सोर्स V1, तो एक टाइम में आपको एक सोर्स को लेना है, बाकी अदर सोर्स को आपको निगलेक्ट कर देना है। देखिए निगलेक्ट कैसे करेंगे, अगर वोल्टेज सोर्स है तो V इक्वल टू IR होता है, तो रजिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता, है ना। करंट जीरो नहीं हो सकता तो क्या हो जाएगा, करंट तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, वोल्टेज को जीरो करना है तो जीरो इक्वल टू I इंटू आर। तो करंट तो नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, रजिस्टेंस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो रजिस्टेंस इक्वल टू जीरो होने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। जब भी आपको वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। और इसी तरीके से अगर करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट करेंगे। करंट को जीरो करना है तो आपको ओपन कर दीजिए, रजिस्टेंस इन्फिनिटी कर दीजिए। रजिस्टेंस इन्फिनिटी करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा। रजिस्टेंस जीरो है तो वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो करंट सोर्स को ओपन और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देना है, टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम V1, और इसमें क्या करेंगे, अदर सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हमारा देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, तो ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ये जो सोर्स था ये अब हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये हमारा मान लेते हैं R1 है, ये R2 और R3 दिया हुआ है, और ये V1 है। अब आप ही मैंने बताइए, यहाँ से जब करंट निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, देखिए ये I1 डैश मानते हैं इसको। यहाँ से देखिए करंट दो भाग में बटेगा इस तरीके से, तो इसको मान लेते हैं I2 डैश मान लेते हैं, और यहाँ से I3 डैश निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपको करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालेंगे, आप चाहे नोडल लगाइए चाहे मेश लगाइए। यहाँ से ऐसे करके मेश लगा सकते हैं या नोडल लगा सकते हैं, तो आपको करंट निकल जाएगा। तो आपको यहाँ से निकल गया I1 डैश निकल गया, I2 डैश निकल गया और I3 डैश निकल गया। तो ये हमारा स्टेप 1 है। आपको क्या करना है, टेकिंग वन सोर्स करना है। एक सोर्स को वोल्टेज रहेगा शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहीं पर करंट सोर्स रहता तो उसको ओपन सर्किट कर देता मैं। उसके बाद ये इसको यहाँ तक लिखना है। तो ये हमारा हो गया स्टेप 1। तो आप यहाँ तक बना लेंगे। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था आपको नोडल और मेश बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का नोडल और मेश क्लियर नहीं है जाके देखो और क्लियर करो और क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि लास्ट में हमको नोडल मेश सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टेकिंग स्टेप 2, टेकिंग वोल्टेज सोर्स V2।
तो यहाँ पर V1 को फिर से क्या कर देंगे हम लोग, V1 को क्या कर देंगे, V1 इक्वल टू शॉर्ट सर्किटेड। तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा V1, देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया इस तरीके से V1। और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या था, ये रेजिस्टेंस हमारा R1 था, ये जो रेजिस्टेंस था ये देखिए R2, और ये जो रेजिस्टेंस है क्या है R3, एक मिनट, ये R3 है और ये R2 है, इसका वोल्टेज सोर्स इसको जोड़ देते हैं। अब आप ही बताइए यहाँ से जब करंट निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, इस तरीके से जाएगा ना, तो इसको मान लेते हैं कौन सा करंट है, I2 डबल डैश मान लेते हैं, और ये I1 डबल डैश, और ये यहाँ से निकलेगा I3 डबल डैश। तो आपको अभी डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन ये मिल गया, इसका डायरेक्शन ये मिल गया, तो यहाँ से फिर से आप KCL KVL जो भी लगाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश और I3 डबल डैश का मान निकाल लेना है। अब क्या करेंगे, देखिए I1 और I2 दोनों निकाल दिए। अब हमको देखिए इसके एलोन निकाल लिए, इसके एलोन निकाल लिए। अब क्या करना है, अब दोनों को लगाएंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या था, इसको हमको बेस मानना है, इसको बेस मान के हमको बनाएंगे। तो I1 अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके डायरेक्शन को हमको रेफरेंस लेके चलना है, एक डायरेक्शन को। देखिए इसमें इधर से करंट जा रहा है, इसमें इधर से करंट जा रहा है, हमको पता कैसे चलेगा कौन सही है। तो इसको जो पहले जो फिगर रहेगा आपको, उसको आपको बेस मानना है। तो ये आपको बेस है, इसमें ये डायरेक्शन है, इसमें ये डायरेक्शन है, देखिए इस तरीके से, और इसमें नीचे वाला डायरेक्शन है। तो जो इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा उसको प्लस लेना है, जो इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा उसको माइनस लेना है। जैसे I1, देखिए I1 क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में है, इसमें भी इस डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस I1 हो जाएगा, I1 डैश। अब देखिए I1 डबल डैश अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, I1 डबल डैश। सिमिलरली I2 निकालना है, तो I2 देखिए इसमें डायरेक्शन ये है, इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये अपोजिट हो रहा है, इसलिए I1 डबल डैश, I2 डैश प्लस इसमें डायरेक्शन सेम है, इसलिए I2 डबल डैश। इस तरीके से I3 दोनों में देखिए, I3 देखिए आपको नीचे जा रहा है, इसलिए I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। इसमें क्या हो रहा है, देखिए दोनों आपका करंट नीचे ही आ रहा है, इसलिए आपका इस तरीके से ये करंट हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो आप करंट निकल गया तो आपको वोल्टेज निकल जाएगा, पावर निकल जाएगा, जो निकालना चाहिए। अगर आपको वोल्टेज चाहिए तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज चाहिए तो I × R कर दीजिए, पावर चाहिए तो क्या करेंगे, वोल्टेज गुणा करंट कर दीजिए, पावर निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा, बस आपको इस तरीके से करना है। तो इसको जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है ताकि आप इसको बाद में नोट कर सकें। इसके बाद मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। चलिए, तो एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इसके सुपरपोजिशन थ्योरम के हम उसको क्लियर कर पाएँ, ताकि हम आप दूसरे क्वेश्चन जो मैं आपको कराया हूँ जिसमें आपको 2 सोर्सेस हैं उसको आप इस टेक्निक से बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं मान लेता हूँ इसका 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, और ये 4 ओम है, और ये 8 वोल्ट है, और ये 2 ओम है। इसको मैं 4 ओम मान लेता हूँ। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। R1, R2, R3 की जगह वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है आपको, बस इसमें स्टेप वाइज चलना है। तो स्टेप 1 क्या है, टेकिंग V1 बराबर 10 वोल्ट को मैं लेके बना रहा हूँ। तो हमारा जो सेकेंड वोल्टेज सोर्स है 8 वोल्ट का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो देखिए ये 10 वोल्ट है मेरे पास। अब देखिए ये कितना है, 2 है, और ये 4 है, और ये 4 है। तो आप जो भी टेक्निक आपको अच्छा लगता है बना लीजिए। मैं यहाँ पर देखिए 4 और 4 पैरेलल में करेंगे, 2 और पैरेलल में 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और ये 2, देखिए इस तरीके से ये 4 और ये 4 हो गया, और ये 2, और ये 10 वोल्ट का है। तो ये 4 और 4 किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में 2 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो टोटल करंट कैसे निकल जाएगा आपका, 10 बटे टोटल रेजिस्टेंस, 2 और 2 4, तो करंट बराबर कितना आ जाएगा, 2.5। तो यहाँ से एक्चुअल करंट कितना आ गया, 2.5 एम्पियर। अब 2.5, ये 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2.5 डिवाइड बाई 2, इधर 2 करंट चला जाएगा। तो I1 का मान कितना आ गया हमारा, 2.5, और ये 2.5 बाई 2, और ये 2.5 बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करंट
I1 I2 I3। उसके बाद यहाँ पर कितना वोल्ट है हमारा 8 है, यहाँ पर 2 है, 4 है और ये 4 है। तो 8 वोल्ट है तो यहाँ पर आप नोडल लगा सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए नोडल बहुत आसान है, V -8/4 प्लस V/4 प्लस V/2 = 0 है ना। यहाँ से 0 हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर इसको बना लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसको, है ना। इसको मिटा देते हैं फिर बना लेंगे इसको। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो V -8 प्लस V प्लस 2V = 0। तो यहाँ से 3 2 दूनी 4, 4V = 8 तो V बराबर यहाँ पर हो गया 2 वोल्ट, यहाँ पर 2 वोल्ट आ गया। चीज़ों को समझिए, देखिए यहाँ पर नोडल एनालिसिस लगा सकते, तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए उसके बाद क्या होता है, 2 वोल्ट है, आपको यहाँ से करंट निकालना है, यहाँ से करंट निकालना है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना आ गया 2 वोल्ट, तो यहाँ का करंट कितना होगा, देखिए आप ही बताइए 1 एम्पियर। यहाँ का क्या हो जाएगा 1.5 और ये क्या हो जाएगा V/4, तो 1 नहीं होगा 0.5 होगा। अगर 0.5 है तो इधर से कितना आएगा 1.5 आएगा, तभी तो इधर जा रहा है। अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकाल भी सकते हैं, 2 - 8/4 तो कितना हो जाएगा 6/4 मतलब 1.5, तो 1.5 वोल्ट आ गया। अब आपको करंट भी निकल गया इस तरीके से, है ना, करंट भी निकल गया, इसका निकल गया, देखिए 1 एम्पियर इधर निकल गया और इधर 0.5 और इधर I2 डबल डैश इस तरीके से निकल गया 1.5, ये 1.5 I2 डबल डैश। तो यहाँ से आपको I1 और I2 और I3 सब निकल गया है। टोटल करंट I कैसे निकालेंगे, देखिए I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। तो I1 डैश का मान कितना है 2.5 माइनस I1 डबल डैश कितना है, देखिए 1 है, तो क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा I1 का। इस तरीके से I2 निकालेंगे तो I2 देखिए यहाँ क्या है 2.5 मतलब 2.5/2 है, और यहाँ से देखिए ये माइनस है प्लस ये 3/2 है, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 से 0.5 हो जाएगा, ये 0.5। इस तरीके से अगर I3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 2.5/2 प्लस 1/2 तो ये 3.5/2 इसका आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वेरी गुड। चलिए हम अब क्या करते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर सही आया कि नहीं। अगर हमारा आंसर दूसरा मेथड से भी सही आएगा तो हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को आपको देखिए हमारे पास आंसर है। अब क्वेश्चन का मेथड बदलने से आंसर नहीं होता, तो मैं बार बार तो बोल चुका हूँ आपको। देखिए यहाँ पर इसको आप नोडल से सॉल्व कर दीजिए। V तो V - 10/2 प्लस V/4 प्लस V - 8/4 = 0। यहाँ से आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2V माइनस, एक मिनट, ये हाँ ठीक है, चलिए 2V, ये 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 प्लस V प्लस V - 8 = 0। 2 4 है ना, 2 1 3 और 1 4, V = 28 तो V = 7 वोल्ट। तो V = 7 वोल्ट आ गया, तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं कि नहीं। तो V/4 बराबर कितना हो जाएगा 7/4 मतलब 7 4 × 4 कितना बचा, यहाँ से देख लीजिए एकदम करेक्ट है, एकदम हाँ करेक्ट आ रहा है। 7 × 7 इसे देखिए, अगर इसमें मैं 3.5/2 है, इसको 2 का ऊपर नीचे गुणा करूँ तो 7/4 आ रहा है कि नहीं, 7/4 इसका आंसर आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे V का मान 7 है तो 7 में से 10 गया तो 7 में से 10/2, 7 में से 10 गया कितना हो गया 3/2 मतलब कितना गया 1.5, और जो कि आपका ये 1.5 आया था। इस तरीके से आप देखते हैं कोई भी मेथड से बनाएंगे आपका आंसर सेम आता है। लेकिन आप ये बात करेंगे भाई इसमें से नोडल से एकदम सरल बन रहा है, तो हम इसको यूज क्यों करेंगे।
तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको पूछता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाइए। दैट इज़ द प्रॉब्लम। और मैं आपको इसका ब्यूटी बताऊंगा ना कि हम कैसे इसको यूज करते हैं क्वेश्चंस में, बहुत ही आसानी से बनता है। तो आज के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके आप बाकी क्वेश्चंस को बनाने का प्रैक्टिस कीजिए और आंसर को आप चेक कीजिए किसमें, विद द हेल्प ऑफ नोडल और मेश। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। आज आपको शाम को ये जो वीडियो दे रहा हूँ उसको पूरा देखना है, अच्छे से देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं। कल मॉर्निंग में आपका 10 बजे क्लास आएगा ही। आज जो है टेक्निकल इशू कारण नहीं आ पाया था 10 बजे, तो मैंने 11:30 में डाला था। तो आप अटेंटिव रहिए, ग्रुप में एक्टिव रहिए। 10 से 11 के बीच में आपको पता चल जाएगा कि क्लास कितना टाइम है। लेकिन 10 बजे आप बिल्कुल रेडी रहिए कि 10 बजे आपका क्लास रहेगा, और शाम को 6 बजे रेडी रहिए कि आपका 6 बजे क्लास रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और ये क्वेश्चंस को आप सुपरपोजिशन थ्योरम में बताया, इसी तरीके से 10 थ्योरम है, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है, इतने रखते हैं, धन्यवाद।